नमस्कार। आज हम हैं डॉक्टर मेहराज साहब के पास, जो अलीगढ़ विधानसभा शहर सीट से तकरीबन बहुजन समाज पार्टी से टिकट उनका कंफर्म ही समझिए। अब मेहराज साहब से हम पूछना चाहेंगे कि शहर विधानसभा सीट से वो किस तरह से आने वाले टाइम में ये देखेंगे, जहां समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है या बीजेपी है, किस तरह से वो अपनी सीट के लिए दावेदारी कर रहे जा रहे हैं और क्या क्या शहर के लिए उन्होंने अपना प्लान किया हुआ है। जैसे शहर में बड़े बड़े एरिया लगते हैं, परफोर्ड एरिया लगता है, शाहजमाल लगता है, भुसपुरा लगता है और दूसरे दीगर एरिया लगते हैं। तो मेहराज साहब से हम पूछना चाहेंगे, डॉक्टर मेहराज साहब से पूछना चाहेंगे, आइए किस तरह से उन्होंने इस पूरे प्लान को तैयार किया हुआ है। जी मेहराज साहब बताइएगा। जी, सबसे पहले तो मैं अभी अनकरीब ईद-उज़-ज़ुहा आने वाला है और 21 तारीख को ईद-उज़-ज़ुहा की कुर्बानियाँ होंगी। तो सबसे पहले तो मैं अपने समाज को मुबारकबाद पेश करता हूँ और पूरे भारत वासियों को, अपने शहर वासियों को, सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और गुजारिश ये भी करता हूँ कि कम से कम कुर्बानी जब करें तो उसे बहुत पर्दे से और बहुत सफाई के साथ, और जो हमारे जो नॉन मुस्लिम्स भाई हैं उनको उनका जो चमड़ा या कोई गोश्त या ऐसी चीज़ें उनके सामने नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उनकी आस्था का मसला है। सबकी आस्था का और सबके विश्वास का ध्यान में रख करके कुर्बानी करना है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जैसे अभी आपने देखा होगा, कावड़ यात्रा पे भी रोक लगाई गई है और अभी फिलहाल के अंदर जो स्टेटमेंट जारी हुआ है उसमें ईदगाह में नमाज नहीं होगी, जहाँ मस्जिदों में सिर्फ 50 लोगों की इजाज़त देगी। तो ये किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं? नहीं, ये तो देखिए WHO का जो सर्कुलर जारी है, हम लोगों को सबको उसको पालन करना चाहिए। नमाज को घर पे भी अदा की जा सकती है, जैसे पहले सारी हमने नमाज ईद की पढ़ी, ईदैन की नमाज पढ़ी, तो वो हम लोग घर पे पढ़ सकते हैं। अगर हमारा प्रशासन या हमारा शासन ये हमें गाइडलाइन जारी करता है कि नहीं घरों पे नमाज़ पढ़ना है, तो घरों पे नमाज़ पढ़ना ही बेहतर है। हमें कोई उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उलझते हैं तो वो इबादत नहीं रह जाती, वो एक आपका एक शर पैदा करता है, और शर पैदा जहाँ पे होता है वहाँ पे इबादत नहीं कबूल होती है अल्लाह के यहाँ। तो अगर इस्लाम में तो ये है कि अगर आपकी नमाज से कोई किसी बंदे को तकलीफ़ हो रही है तो आप बच के नमाज़ पढ़ लें, साइड से नमाज़ पढ़ें, जितना हो सके उससे पढ़ें। इबादत करना अल्लाह के लिए करना है और अल्लाह की नज़र सीधी, फरिश्तों की नज़र सीधी आपके ऊपर है, और आप उलझ रहे हैं, आप किसी को परेशान कर रहे हैं तो आपकी इबादत कबूल नहीं होगी। मेरा कहना यही है कि अगर हमारी गाइडलाइन जा रही है कि यही है कि नमाज मस्जिदों में नहीं होगी तो नहीं होगी, और नहीं करना चाहिए हमें कहीं प्रशासन से नहीं उलझना है। जैसे आपने देखा है कि तीसरी लहर दस्तक दे रही है, तो जहाँ एक्सपर्ट की अपनी ये राय है कि ये बहुत पहले से भी ज़्यादा घातक होगी, तो आपकी कोई एक डॉक्टर भी है, फिजिशियन है, तो इस पे आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो 2-3 तरह के वेरिएंट आए कोरोना काल से अब तक 2019 से, जैसे डेल्टा वेरिएंट। हाँ, अब तो डेल्टा प्लस आ गया है। डेल्टा, हाँ, पहले स्ट्रेन आया, उसके बाद ये फंगस भी हमारे कई बार आए, ये सब खत्म से हो गए। म्यूकोरमाइकोसिस, जो जैसे आपने कहा ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस, तो ये म्यूकोरमाइकोसिस उन्हीं लोगों में पाया जा रहा है जो कोविड से रिलेटेड है या किसी इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है? असल में ये इसकी कोई ऐसी कंप्लीट या कोई मुकम्मल रिसर्च नहीं है अभी तक सामने आई कि, लेकिन 90% लोगों को उन्हीं को हुआ जो पहले से ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे, जो कोरोना से इन्फेक्टेड थे या जो वेंटिलेटर, ये डायबिटिक वगैरह पेशेंट्स या हाई ब्लड प्रेशर, ये तो जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। इम्यूनिटी वीक से मतलब जैसे कोई डायबिटिक है, डायबिटिक इंसान की बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी वीक होती है, और जैसे एड्स वगैरह मरीज़ हैं या और किसी के लंग्स ऑलरेडी, जिसको निमोनिया है, प्लूरेसी है, ट्यूबरकुलोसिस है या ऑलरेडी निमोनिया के मरीज़ हैं, सांस के बीमार हैं, तो वो उनको जल्दी वो अपने कब्जे में ले लेता है, चूँकि ये फेफड़े की बीमारी है। ये किसी और की, आँखों की, फेफड़ों या दांतों की या दिल की या हाथों की बीमारी नहीं है, ये सिर्फ फेफड़े के लिए बीमारी है। जैसे टीबी जनरली फेफड़ों में होती है, निमोनिया टीबी इसमें होता है, तो बहुत सारी चीज़ें, जो प्लूरेसी है बहुत हैं, दिमाग की अलग बीमारियाँ हैं, फेफड़े की अलग बीमारियाँ हैं, दिल की अलग बीमारियाँ हैं। इसी तरह ये जो कोरोना है ये सिर्फ फेफड़े को ही मतलब संक्रमित करता है और उन्हीं को मुतासिर करता है। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी जान जा रहे हैं कि जिस तरह बहुजन समाज पार्टी से आपका टिकट तकरीबन अलीगढ़ शहर विधानसभा से करना, उसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। मेरा तो असल में 2018 में बहन जी ने मुझे कहा था कि आपको इलेक्शन लड़ना है, और बहन जी ने अपने जो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे RS कुशवाहा साहब थे, उन्होंने मेरी बाकायदा जो हमारा
प्रोग्राम हुआ था, जो हमारा अधिवेशन हुआ था पूरे मंडल का, भाईचारा समाज का, तो वो 3 दिन चला था। उसी 3 दिन के प्रोग्राम के चलते चलते हमारा RS कुशवाहा साहब ने मेरी घोषणा कर चुके हैं, मुझे प्रत्याशी बना चुके हैं, प्रभारी बना चुके हैं। तो ये घोषणा जब हुई थी 2017 में हुई थी घोषणा? 2018 में ये घोषणा की गई थी कि आप शहर विधानसभा से, अलीगढ़ शहर विधानसभा से, अलीगढ़ विधानसभा शहर से मेरा घोषणा हो चुकी है और मेरे जो बड़े हमारे जो लीडरान हैं उन्होंने की है। और मेरी घोषणा एक नहीं 2 बार घोषणा हुई है। अच्छा। एक बार मेरी RS कुशवाहा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे उस वक्त पे, उन्होंने घोषणा की थी। अगले दिन हमारे पुराने जो हमारे पूर्व MP हैं, हमारे सभासद हैं बाबू मुनकाद अली साहब, उन्होंने भी घोषणा की है। और बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, हमारे 2 बार के MP हैं, और आज भी हमारे चीफ मंडल और चीफ जो कोऑर्डिनेटर हैं वही हैं, वो भी मेरी घोषणा कर चुके हैं। और हमारे जो पूरी यूनिट है हमारी समाजवादी बहुजन समाज पार्टी की, वो सब हमारे साथ हैं, वो सब मेहनत से लगे हुए हैं, सब लोग तैयारी कर रहे हैं। मैं भी अपने एरिया में जो हो सकता है वो कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देखते हैं जहाँ फैसिलिटीज़ की भारी कमी है शहर के अंदर, तो ये आप भी देख रहे होंगे, हॉस्पिटल्स नहीं है, लोगों को सीधे वहाँ से JNMC आना पड़ता है तकरीबन 7-8 किलोमीटर, और आते आते काफ़ी लोग बीच में ही रास्ते में दम तोड़ देते हैं। तो इस पे आप क्या करेंगे? जहाँ शाहजमाल एरिया के अंदर पानी भर जाता है, तो आज तक तो वहाँ कोई भी लीडरान ऐसा तो नहीं लगता कि शायद वहाँ पर कोई काम हुआ होगा। एक बरसात होती है, 2 घंटे की बरसात के अंदर जल भराव हो जाता है, और ये हर जगह का है, चाहे औरंगाबाद एरिया ले लीजिए, गुला रोड ले लीजिए, या शाहजमाल एरिया ले लीजिए, कहीं भी का भी ले लीजिए। तो उसको आप किस तरह से कर पाएंगे? देखिए, मैं ये बताऊँ आपसे, मैं चूँकि जो शहर अलीगढ़ शहर से है, मैं 89 से शहर से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने शहर के एक गली एक बच्चे को मैं जानता हूँ। और सबसे बड़ी कमी हमारे वहाँ जो धार्मिक गुरु हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका ध्यान उधर नहीं गया। उनका ध्यान वहाँ की फैसिलिटीज़ को हम बढ़ाएं, वहाँ के एजुकेशन को हम बढ़ाएं, वहाँ के बच्चों को तालीम दिलाएं, या वहाँ के स्वास्थ्य के लिए कुछ करें, या वहाँ पे जो हमारे जो बिजनेस के लिए कुछ करें। हमारे जो वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, मुझे याद है 89 में वहाँ ज़्यादातर कारखाने ऐसे थे कि सबके दरवाज़ों पे शाम को ट्रांसपोर्ट की ट्रक लगते थे, गाड़ियाँ लगती थी, इतना प्रोडक्शन था इनके हाथ में। सारा ताला, सारा हार्डवेयर कारोबार मुस्लिम्स के हाथ में था। वो सब वहाँ पे मतलब वो पैदा करते थे, बनाते थे, वो ट्रक लग के भर के जाता था। आज मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, वहाँ कोई नहीं किसी के दरवाजे पर नहीं जाता। किसी के एक रिक्शा हो गया, किसी की 2 गाड़ियाँ हो गई, किसी कुछ हो गया, तो ट्रांसपोर्टर्स के पास ही भेजते हैं उनके। लॉकडाउन की वजह से जिस तरह से कारोबार प्रभावित हुआ है, तो उस पर भी तो आप कुछ कहेंगे? नहीं, लॉकडाउन में तो पूरी दुनिया में इसका असर हुआ है, अकेले हमारे शहर में नहीं है। हमारा शहर तो पहले से ही बहुत कमज़ोर था और बिल्कुल ख़त्म हो चुका है हमारा शहर, तो ये मान लीजिए, क्योंकि उनके बच्चों के पास एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन क्यों नहीं है? क्योंकि हम जैसे लोगों को सामने आना चाहिए था, हम नहीं आए। हमारे लीडरान को आना था, हमारे उलमा इकराम को आना था। आप ये समझिए कि पूरे 10 लाख के अराउंड ये आबादी है। इस 10 लाख की आबादी में एक मदरसा नहीं है, एक स्कूल नहीं है, एक कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, एक डिग्री इंटर कॉलेज नहीं है, जिसको आप कह सकते हैं हम अपने बच्चों के एजुकेशन करते हैं। हमें सबसे बड़ा ये लगता है कि हमारी जो AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से भी हमारे यहाँ जहालत है। चूँकि लोग ये कहेंगे कि साहब डॉक्टर नारायण उल्टी बातें करते हैं। मैं ये बताऊं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना होती तो हमारे शहर के मैनेजमेंट के अपने कॉलेज होते, अपने इंस्टीट्यूट होते, अपने इदारे होते। वो चूँकि जब हम कभी भी कोई बात करते हैं तो हमें जवाब दे दिया था कि है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी, अब इसके बाद ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के लिए नहीं है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पे जब कोई मुसीबत, कोई आफत आती है तो सिर्फ फूटते हैं, जेल जाते हैं, गोलियां खाते हैं, वो सिर्फ अलीगढ़ के बाशिंदे। उसमें जब लड़के वहाँ के इंडोनेशिया के पढ़ते हैं, मलेशिया के पढ़ते हैं, ईरान के पढ़ते हैं, पंजाब के पढ़ते हैं, हरियाणा के पढ़ते हैं, और महाराष्ट्र के पढ़ते हैं, केरल के पढ़ते हैं, अलीगढ़ के पढ़ते हैं, आजमगढ़ के पढ़ते हैं, और मेरठ के पढ़ते हैं, सारी जगह के पढ़ते हैं। तो कहने ये कि मेरा कहने का मतलब ये है, मेरी पूरी बात होगी, मेरा कहने का मतलब यह है कि अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के बच्चों के लिए नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि एक बच्चा वहाँ से आ जाएगा, एक मेरठ से आ जाएगा, आजमगढ़ से आ जाएगा, बस्ती से आ जाएगा, बांदा से आ जाएगा, एक अलीगढ़ का भी आ जाएगा। अलीगढ़ के लिए कोई ऐसा रिजर्वेशन, कोई ऐसा कोटा फिक्स नहीं किया जो अलीगढ़ के बच्चों के लिए भी दाखिला मिले या अलीगढ़ के बच्चों के लिए नौकरी मिले। उसकी सारी हिफाजत, सारे जो भी संरक्षण होता है वो सारे अलीगढ़ के बनिश्ते करते हैं। लेकिन ये खड़े होकर दिखा दें, ये इनको ऐसा हक नहीं है कि कोई जाकर अलीगढ़ मुस्लिम अपने बच्चे का दाखिला करा दे। हाई स्कूल कर लिया इनके बच्चों ने, फिर इनको दाखिला नहीं मिलने वाला कहीं।
चलिए इनके अपने इदारे नहीं हैं, इस पर किसी ने, हम जैसे लोगों ने कोई तवज्जो नहीं की। हम स्वास्थ्य के बारे में हम बता दें, एक गांव के लिए 4000 की आबादी के लिए सामुदायिक अस्पताल होता है, एक हॉस्पिटल होता है, कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, बैंक होते हैं, डाकखाने होते हैं, सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। हमारे ऊपरकोट के लिए क्या है, 10 लाख की आबादी के लिए ज़ीरो है। आज वहाँ के बच्चे, मतलब वो पब्लिक जो है हमारे वहाँ की 10 लाख की जो आबादी है, वो अपने बच्चों की इतना पैसा नहीं बचा पाते हैं कि वो बच्चों की फीस तक जमा कर लें। वो बेचारा 500-700 1000 1500 कमाता है हफ्ते में, वो उससे अपने बच्चों की खाना नहीं दे पाता है, बच्चों का खाना नहीं मैसर होता है उनको ठीक से, वो फीस कहाँ से करे पैदा। वो बच्चों का, जब कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो वो बगले झाँकने लगता है, क्योंकि पैसे है ही नहीं उसके पास। इतनी गुर्बत हमारे इस शहर में है जिसका कोई इम्कान नहीं। इसके लिए हमें सब लोगों को साथ आना पड़ेगा, साथ मिलना पड़ेगा। अलीगढ़ शहर के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सन 89 से जुड़ा हुआ हूँ। सन 89 से मैंने एजुकेशन का आज तक कुछ वहाँ नहीं लिया। तो आप ही समझिए कि वहाँ आज तक भी एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि मैं अगर उंगली टूट जाए किसी बच्चे की, वहाँ प्लास्टर हो सके। ना तो हमारी सरकार ने वहाँ पे किया, ना हमारे हेल्थ विभाग ने किया, ना हमारे लोगों ने किया। हम ये कहते हैं, हमारे CMO हैं, हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, आप बताते कि एक वहाँ पे एक ऐसा छोटा सा हॉस्पिटल हमें दिया हो, अगर हमारी उंगली में फ्रैक्चर हो जाए तो हमारा प्लास्टर हो जाए, हमारी डिलीवरी होने का, बच्चे के जज खाने का टाइम आ रहा हो तो हमारी डिलीवरी करा सकें, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जितनी हमारी सरकार, हमारा स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है, उतने हम लोग भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि हमें संविधान ने इतने राइट्स दिए हैं, हम मुसलमान उसका फ़ायदा नहीं उठाते। हमारा जो समाज है, हमारा जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज में हमारे जो और लोग, बाकी छोटे तबके के लोग हैं, आप देखिए सब उनके भी यही हाल है, सबका सब यही हाल है। जो बहुजन समाज जिसे हम कह सकते हैं, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। आप पूरा खैरोट में चले जाओ, आपको कोई मिल जाओगे फैसिलिटी। पूरे शाहजमाल से लेके ईदगाह से लेके पार करते पूरा ईद नेवरी तक पहुंच जाइए, भुजपुरा तक पहुंच जाइए, इधर शासनी की तरफ चले जाइए, पूरे आप कुछ नहीं मिलेगा। ये इतना बड़ा पॉकेट है मुसलमानों का, इनके लिए कोई फैसिलिटी कोई सरकार नहीं दे। तो सर, अगर सत्ता में आती है बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, और आप विधानसभा से अलीगढ़ से नामित भी हैं, तो क्या वायदा आप वहाँ के लोगों से करेंगे? जिस तरह से अभी आपने एक बहुत अच्छा प्लान तैयार किया है वहाँ के शहरवासियों के लिए, तो क्या इस पर अमल किया जाएगा? बिल्कुल, मैं जितना भी मेरी बिसात होगी, औकात होगी, जितने मुझे मौके मिलेंगे, मेरे जब दिल में ये तड़पन है, मैं ये चाहता हूँ दिल से कि मुझे कुछ करना चाहिए। क्योंकि मैंने वहाँ बहुत खाना खाया, बहुत रोटी पानी पिया, मैंने पिया। मेरे ऊपर उस आबादी का, उसके उनके प्यार का, उन लोगों की जो वहाँ जो समाज है वो कर्जा है। मैं जानता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि वो कितने अच्छे लोग हैं, मगर उन्हें कोई लीड करने वाला कोई नहीं है। हमारे कुछ लीडरान पहले रहे हैं थोड़े से, वो आज भी हैं वहाँ, वो नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े सखी हैं, इतने बड़े बड़े सखी हैं कि वो पूरे लोगों का चूल्हा भी चला रहे हैं, शादी भी करवा रहे हैं, मस्जिदें मदरसे बनवा रहे हैं, छोटे छोटे लेवल पे। मतलब वो इतना करते हैं कि वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इन लोगों की वजह से, जो हमारे इधर के लीडरान हैं, उनकी वजह से, हमारी सरकार से, हमारे सरकार में उनकी पॉलिटिक्स से, हमारी राजनीति, उनको कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने अपने दम पे, अपनी जेब से, अपनी सखावत से ये सब किया है, लेकिन पॉलिटिकल उनको कोई गेन नहीं हुआ, उनकी ज़ात को भी नहीं हुआ और वहाँ की पब्लिक को भी नहीं हुआ। मुझे बता दें कि वो अगर पॉलिटिक्स में रह के या मंत्रालय उनको नहीं मिला, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी निधि हैं। मैंने जितने काम गिनाए कि अस्पताल है, कॉलेज है, स्कूल है, मदरसे हैं, बैंक हैं, या जो भी चीज़ें कि बन पाई आज तक, ये चाहते तो अपनी जेब से आज भी करा सकते हैं ये लोग। ये इतना होता है इन लोगों में, लेकिन पॉलिटिक्स से इनको कोई गेन नहीं हुआ। तो सर, पॉलिटिक्स से कोई फायदा ना उठाया, ना इन्हें मिला, ना इनकी जात को, ना पब्लिक को, वहाँ की पब्लिक को नहीं मिला। तो सर, उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी कब से दौरा करने जा रही है? चेंज करके लाऊंगा। देखिए, जब से बहन, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपसे, आज हमारे जो मुस्लिम समाज नौकरी में कितने परसेंट, 1-1.5% है। मुस्लिम समाज 1.5% से ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम मान लो तो 2% होंगे, 2% से ज़्यादा नौकरियों में नहीं है। जब पहली बार बहुजन समाज पार्टी का और समाजवादी पार्टी का अलायंस से सरकार बनी थी, तो उसमें एक डॉक्टर मसूद अहमद हुआ करते थे। डॉक्टर मसूद अहमद उस वक्त वजीर तालीम थे, शिक्षा मंत्री थे। तो उन्होंने अपने दम पे कम से कम जो ट्रांसलेटर्स आज सारे थाने में मिलते हैं, सारे सरकारी दफ्तरों में मिलते हैं, उर्दू ट्रांसलेटर, तो मुस्लिम्स को नौकरी मिलने दिलाने की बात थी, तो उन्होंने दिया। आज हर जगह जो उर्दू टीचर आपको मिलते हैं वो कब से बने?
वो हमारी सरकार ने, हमारी बहन जी के दिमाग में था कि बहन जी मुसलमानों को कैसे बढ़ावा दें। उन्होंने कम से कम अपनी जो वज़ीर तालीम थे उन्होंने सबको उर्दू टीचर बना, उससे कितने परिवार पल रहे हैं, कितने रोज़गार चल रहे हैं लोगों के, ट्रांसलेटर सब जगह जमा हुए जब बैठे हुए आज, सिर्फ ये बहन जी की देन है, बहन जी के यानी कि बहुजन समाज पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी से हमें नहीं याद है कि उन्होंने नौकरी लगे हो। एक बार मैं एक थाने में बैठा हुआ था तो वहाँ पे जो सूची जो उसकी जो क्या कहते हैं पोस्टिंग की जो लिस्ट होती है, एक सम्मान बोर्ड बनता है तो कौन कौन कितने पोस्टिंग कब से कब तक रही, तो उसमें मैं गिन रहा था कि यादव 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 यादव। मैंने ये नहीं देखा कि मुसलमान में एक मुझे दिखा समाजवादी जातिवादी सिर्फ। हाँ मैं वो बता रहा हूँ, उस समाजवादी की सरकारें कितनी बार बनी और सारा मुसलमान धड़ के, समाजवादी भी जाता है। आप देखिए तो वक्त आएगा इलेक्शन में पता लगेगा किसको क्या है। तो उसमें फिर एक इंस्पेक्टर जावेद खान का नाम मैंने पढ़ा, इतने सारे यादवों में इंस्पेक्टर में मैंने सिर्फ जावेद खान का नाम पढ़ा। तो ये क्या है, अगर हमें समाजवादी पार्टी को देना चाहती तो मुसलमानों को देना चाहती तो देती ना, नौकरी नहीं मिली ना। तो आपकी हुकूमत आएगी, जो समाज आएगी तो तब इस पर हम करेंगे। जो पिछड़ा तबका है, जो पसमानदा तबका है, मुसलमानों को अकेले नहीं, सबकी हम कोशिश करेंगे। हमारे और बहुत सारे समाज हैं, बहुत समाज है हमारे जो बिल्कुल हैंड टू माउथ है बेचारे। तो मैं ये कोशिश करूंगा अपने बैंड से, अपनी सरकार से भी कोशिश करूंगा कि इन लोगों को जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिलवाया जाए, इनके कुछ कारोबार, इनके कुछ इस तरह की चीज़ें इनको मदद की जाए जिससे ये लोग अपने रोटी पर चला सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, स्वास्थ्य का कुछ अपने बच्चों का ध्यान रख सकें। जी सर, शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। ये थे हमारे डॉक्टर मेहरा साहब जो अलीगढ़ शहर विधानसभा से तकरीबन 2018 में बता रहे हैं कि सीट तकरीबन कंफर्म है डॉक्टर साहब की। और हमारी शुभकामनाएं डॉक्टर साहब के साथ में है, डॉक्टर मेहरा साहब के साथ में है कि वो बिल्कुल अलीगढ़ के लोगों के लिए कुछ करें। जो पिछड़े लोग हैं वाकई में वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों की कमी है, वहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं है, पानी भर जाता है, चाहे वो किसी भी एरिया को आप उठा के देख लें। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर मेहरा साहब को। देखते रहिए आज का सच।